निशांत कुमार, मैं रोहित गुप्ता और मैं रुपेश चौहान आप सभी का स्वागत करते हैं। इस 40 दिवसीय कार्यशाला में जो भी कार्य हमने किया उसकी झलक लेकर हम सब आपके सामने थे। इस कार्यशाला में हमने पोर्टफोलियो मेकिंग की कार्यशाला भी लगाई, जिसमें 24 एक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अभिनेताओं के अलग अलग कौशल को तैयार करना था, क्योंकि जयपुर में आयोजित होने वाले रंगमंच और टेलीविजन से जुड़े कार्यों में वो हिस्सा ले सके। इस 40 दिवसीय कार्यशाला का निर्देशन डॉक्टर चंद्रदीप फाड़ा और मोनिका सिंह द्वारा किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा नए अभिनेताओं ने भाग लिया। लगभग 25 वर्ष पूर्व इन लघु नाटकों को रेडियो झलकियों के रूप में लिखा गया और तब इनका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से किया गया और वो बहुत चर्चित हुए। 20 वर्ष बाद जवाहर कला केंद्र ने इन लघु नाटकों के संग्रह को पब्लिश किया ताकि ये लघु नाटक मंच पर भी खेले जा सके। तो आइए आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जयपुर के वरिष्ठ लेखक मदन शर्मा जी द्वारा लिखित बहुचर्चित नाटक जांच हो गई, और इसके निर्देशक हैं डॉक्टर चंद्रदीप फाड़ा और मोनिका सिंह फाड़ा। शादी के बारे में हमने सुना था, भगवान ने हमारे लिए किसी एक को चुना था। लोगों को कहते सुना था, भगवान ने हमारे लिए किसी एक को चुना था। राम मिलाए जोड़ी, भगवान जाने कैसे हुई धूलों की चोरी। हाँ, तो इस स्टोरी में दूल्हे की चोरी सुन के थोड़ा अफसोस होता है। पता नहीं क्या होगा, दूल्हे की चोरी, आज तक दुल्हन की चोरी सुनी थी, दूल्हे की चोरी भी कैसे होती है ये हम आपको दिखाएंगे। हाँ 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 हाँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, हास्य और व्यंग के द्वारा इसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। थैंक यू। सदन में आइए और चांद सा दामाद ले जाइए। आइए 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 आइए। अजी, जब मेरे बेटे हंसते हैं तो फूल खिलते हैं, रोते हैं तो मोती डलते हैं। अरे लड़कियां उन्हें देख ललचाती हैं, आगे पीछे चक्कर खाती हैं। पूरे मार्केट में सेलेक्टेड पीस है, इनकी नकल के कई कट पीस है। इसलिए मेरे सदन में आइए। दामादों की वैरायटी यहीं पाइए। आइए 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 आइए। अरे पप्पी के पापा, बोलो मम्मी। मार्केट में सबसे अच्छी वैरायटी खुद सदन में ही है, यहीं चलते हैं। तो फिर चलो, देर किस बात की। आइए बहन जी, नमस्कार। हमारा सदन आपको स्वागत करता है। कहिए क्या आज्ञा है। देखिए, मैं हूँ लक्ष्मी और ये मेरे पति नारायण। आहा, वाह वाह, क्या मुलाकात हुई है, क्या संगम है। संगम? जी हाँ, आप हैं लक्ष्मी, ये है आपके पति नारायण और मैं लाला लोभी लाल। अरे नारायण लक्ष्मी स्वयं मेरे घर पधारे हैं, हमारे तो दिन फिर गए। धन्य है आप, धन्य है। देखिए। हाँ जी कहिए। देखिए, इनकी ममता और मेरी पपली के लिए 2 अच्छे लड़के चाहिए। इनकी ममता, आपकी पपली। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। जी। पपली अपने पापा यानी इनको गई है, इसलिए पापा की पपली। और ममता अपनी मम्मी यानी इनको गई है, इसलिए मम्मी की ममता। ओह बस 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 बस, वरना मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। क्या? यही कि पत्नी पत्नी और उनके बीच में वो। जरा तमीज से बात कीजिए, आपको लड़के दिखाने होते दिखाइए, वरना। अरे रे बहन जी, आप तो बुरा ही मान गई। समझी समझन के बीच में मजाक तो चलता ही रहता है ना। लेकिन हमने आपके अभी लड़के पसंद नहीं किए हैं। अजी, वो तो अभी हुआ जाता है। हमारे पास तो लड़कों का दरबार है, दरबार। तभी तो यहाँ आए हैं। हाँ, तो कितनी बेटे हैं आपकी? 3। बस 3? यहाँ 13 बेटे हैं, 13। क्या? इस महंगाई के जमाने में 13 बेटे? जी बहन जी, अपने पर्सनल तो 4 ही हैं। और बाकी के ना? जी, आस पड़ोस के बेटे भी तो अपने ही बेटे हुए। देखिए, मैं संकुचित विचारों का बिल्कुल नहीं हूँ। उनकी शादी का जिम्मा भी तो मेरे कंधों पे है, इसलिए उन्हें भी शोरूम में सजा दिया। ओह, बड़े होशियार हैं आप। अजी, जैसा आप समझे। हाँ, तो मैं आपको यानी पापा की पपली और मम्मी की ममता के लिए मेरा यानी लोभी लाल का गला और मेरी पत्नी की पपिये से मिलाता हूँ। दिखाइए। हाँ, तो क्या उम्र है आपकी ममता की? मेरी ममता 22 साल की है। और मेरा लाला 25 साल का। वाह, क्या जोड़ी जमेगी, वाह। लेकिन पहले लड़की को तो बुलाइए। अजी, आप तसल्ली तो रखिए, मैं बुलाता हूँ। अरे रामदी जी लाला जी, चिल्ला क्यों रहा है? आवाज ही ऐसी है लाला अच्छा, जी। केबिन नंबर 2 में से लल्ला को लेके आ। अभी आता हूँ लाला जी।
डर से जाना पीछे खड़े हैं। मेरा यानी लोभीलाल का लल्ला पूरे मार्केट में एक ही पीस है। वो कैसे? वो ऐसे कि वो वहां पैदा हुआ जहां कोई पैदा नहीं हुआ। कहाँ? अरे बताता हूँ, मेरी पत्नी को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, तो वो अक्सर लाइब्रेरी में इधर उधर पढ़ती रहती है, तो मेरा लल्ला लाइब्रेरी में पैदा हो गया। ओहो, ये कहीं भी हुआ हो, लड़की को बुलाइए। अजी आप तसल्ली रखिए, आता ही होगा। So presenting before you all, my लल्ला। जीवन एक रंगमंच है, यहाँ आपकी एंट्री एस्टैब्लिश होनी चाहिए और एग्जिट प्रभाव छोड़नी चाहिए। वाह, क्या बात कही मेरे बेटे ने, तालियां। चलो ये सब छोड़ो, अब इनसे मिलो बेटा। ये है, इन्हें पहचानता हूँ, कोई खरीदार है जानता हूँ। क्या बात है लाला जी, ये तो कवि लगता है। अजी लाइब्रेरी में पैदा हुआ है तो कभी तो होगा ही। बेटा कविता है, लिखते हो, काम भी करते हो। करने को क्या है, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये दुनिया तो रैन बसेरा है। क्या बात है लाला जी, ये आपका बेटा होकर भी समझदार है। क्या बात है। हाँ ये सब छोड़िए, आप कहें तो हम इससे अलग से कुछ बात कर ले। अजी बिल्कुल आपका ही बेटा है, ठोक बताकर सौदा कीजिए। बेटा तने किधर तो आना। लाला जी हाँ रामी, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। अबे तू चुप कर, तू क्या जाने धंधा करना। अरे जितनी ये बातें कर रहे हैं ना उतने दाम बढ़ रहे हैं। ओह हाँ तो बहन जी देख लिया ठोक बजाकर। हाँ जी, लड़का तो हमें पसंद आया, बोलता भी अच्छा है। अजी ना बोले तो भी मैं धंधा कर लेता हूँ। क्या मतलब? मतलब यूं कि पिछले दिनों में एक ग्राहक आया और कहने लगा मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का दिखाइए जो उसके सामने बिल्कुल ना बोले। फिर क्या उसे ऐसा लड़का टिकाया जो उसकी बेटी के सामने क्या उसके सामने भी कुछ ना बोले। अरे गूंगा 11,000 2 लाख में बेच दी और क्या। हंस लो तुम सब इन सौदों पर, किंतु तनिक अंदर को झांको। जीते जागते इंसान की कीमत ना दौलत से आंको। मत दावो तुम करनाई को नोटों की गड्डी के नीचे, नहीं सहेंगे और अधिक गहरा मौन होठों को बीचे। वाह वाह बेटा, तू तो क्रांतिकारी विचारों का है। अजी इस तारीफ में बद रखता हूँ। तो बेटा इससे पहले तेरी क्रांति भारतीय बदल जाए तू जा। जाता हूँ, मेरी एंट्री और संवाद दोनों एस्टैब्लिश हो गए हैं, अब मुझे चिंता नहीं है। तो देखा आपने, ये था मेरा लल्ला, कहिए पसंद आया कि नहीं? हाँ जी पसंद तो आया, लेकिन कोई दूसरा भी देख लेते तो अच्छा होता। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो मैं आपको यानी पापा की पपली के लिए मेरी पत्नी का पपीहा दिखाता हूँ। अरे रामदीन जी लाला जी। कैबिन नंबर 3 में से पपिया को लेके आइयो। अभी आए लाला जी। अभी आप मेरे यानी लोभीलाल के लल्ले से मिले, अब आपको मैं मिलाता हूँ पपिये से। आप देख लीजिएगा दोनों में कितना फर्क है। वैसे आपका दूसरा बेटा क्या है? अजी आप खुद ही पूछ लीजिएगा। वैसे ये हजरत भी पूरे मार्केट में एक ही पीस है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। हैं? इस धरती पे नहीं तो क्या विदेश में पैदा हुआ? अजी नहीं नहीं, किसी धरती में पैदा नहीं हुआ। तो फिर? ये उड़ते हुए हवाई जहाज में पैदा हुआ था। अजी तभी तो कहता हूँ मेरी ऐसी वैरायटी पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। पकड़ लिया। हाँ इससे मिलिए, ये है मेरा पपीहा। बेटा नमस्कार करो। पीपी पीपी? ये बस पीपी भी बोलता है। अजी पपिया है तो पीपी ही बोलेगा, वैसे से मजाक करने की बड़ी आदत है। बेटा तुम क्या काम करते हो? क्या कह रहा है ये? लगता है मेरा पपिया पटरी से उतर गया है, वैसे अभी लाइन में ला देता हूँ। इधर आ पपिया, पपिया, अरे पापी पपी, पीपी ना कर बेरी, ये लड़की वाले हैं, तेरे रिश्ते के लिए आए हैं। शादी है? अरे तुम बता, समझने की कोशिश कर, वो लोग बहुत पैसे वाले नजर आते हैं। अगर ये रिश्ता हो गया ना तो तेरा भी सुनना नहीं रहेगा चौबारा और मेरे भी चौबारा। समझ गया? शाबाश, चल। तो आगे पटरी पर? जी हाँ, मैं कहता था इसे मजाक करने की बड़ी आदत है। अब आप इससे बात कीजिए। बेटा तुम क्या काम करते हो? जी मैं इंसानों के सिर का बोझ हल्का करता हूँ, मेरे सामने सभी अपना सिर झुकाते हैं। तुम करते क्या हो? चंपी चंपी मालिश, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, पपिया तुझे बुलाए। क्या? मर गए। अरे बहन जी इसे धंधा ये भी बुला दिया, कितना मजा आता है। चंपिया मालिश मालिश मालिश, तेरे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी कोई अपना खानदानी धंधा तो है नहीं, एक बार सौदा आ जाए फिर धंधा बदल लेंगे। वैसे आगे क्या करने का रहता है? एक मशीन का निर्माण, कैसी मशीन? एक छोटी सी ऐसी मशीन जिसे पत्नी के मुंह में फिट किया जा सके, फिर वो बक 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 करके मियाँ के सर में दर्द पैदा ना कर सके, फिर उसे मालिश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो हवाई के लिए भी बनाता है। अजी बहन जी हवाई जहाज में पैदा हुआ है तो हवाई के लिए तो बनाएगा ही। लेकिन आइडिया तो अच्छा है। अजी
अच्छा पपी अब तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। लाला जी, आप अपने बच्चों को इतनी जल्दी क्यों अंदर भेज देते हैं? वो मेरे चांद से बेटे हैं ना, तो कहीं भी नजर ना लग जाए। ये सब छोड़िए, आप बताइए आपको लड़के पसंद आए या नहीं आए? हाँ वैसे ठीक ही है। लेकिन कोई फ्रेश माल हो तो बताइए। बहन जी फ्रेश माल तो कहीं लॉन्च हुआ है, मगर मेरी पत्नी को भी हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली। अच्छा चलो छोड़िए वो सब, इनका दाम तय करते हैं, दाम बोलिए। जी आपसे थोड़ी कोई ज्यादा लेंगे। ये सब छोड़िए, कहिए पैक करवा दूं? जी मेरे मतलब शादी के लिए रेडी करवा दूं? पहले दाम तय कर लीजिए। बाद में आप लोग झगड़ा करते हैं। अच्छा चलिए दाम तय कर लेते हैं। तो मेरे लल्ला का काट टूट के आपको पड़ेगा 30 लाख रुपए का, और मेरे पपिया पड़ेगा आपको 50 लाख रुपए का, और सेल्स टैक्स और सरचार्ज अलग से दूंगा मैं। सेल्स टैक्स और सरचार्ज? जी सेल्स टैक्स इसलिए क्योंकि देखा जाए तो मैंने बेटे बेच ही दिए ना, अगर कल को शादी के बाद वो कहीं और जगह रहेंगे तो मेरे हाथ से तो गए, इसलिए सेल्स टैक्स। और सरचार्ज? सरचार्ज से बहन जी मेरा मतलब वो पैसा है जो मैं अब तक में खर्च कर चुका हूँ, जैसे पढ़ने लिखने का, खाने पीने का वगैरह। लेकिन वो तो आपका फर्ज था। जी बहन जी आज के जमाने में कौन फर्ज पूरा करता है, और फर्ज का फर्ज सिर्फ मेरे सर पर है, लड़के फर्ज नहीं लड़की वालों के सिर पे कर्ज होते हैं। अच्छा चलिए इतनी बार्गेनिंग आप कर रही हैं तो मैं आपका ब्याज माफ कर दूंगा। मम्मी मम्मी, पापा पापा। अरे तुम दोनों बहुत देर लगा दी बेटी। पापा हमने सारा सामान खरीद लिया। मम्मी आपने कहा था ना सूट सदन में मिलेंगी, तो हम आ गए। लेकिन आप लोग यहाँ क्या खरीद रहे हैं? अरे तुम्हारे खेलने के लिए गुड्डे खरीद रहे हैं। गुड्डे? कैसे हैं? कितने के हैं? जी बहुत सस्ते हैं, 80 लाख में 2। क्या? अरे मेरे बेटों से मिलने से पहले ही बेहोश हो गई। बहन जी रेट ज्यादा थोड़ी है। जी नहीं भाई साहब, वो क्या इतने सस्ते गुड्डे मिलने पर इनको ताज्जुब हो रहा है। पापा हम भी उन्हें देखेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे भाई साहब एक काम कीजिए, आप अपने बेटों को बुला दीजिए ताकि मेरी बेटियां भी उन्हें देख ले, बातचीत कर ले। अरे लो भाई ये भी कोई बात हुई, क्यों नहीं, अब तो आपके ही बेटे हैं, अभी बुलाता हूँ। अरे राम जी जी लाला जी। जरा लल्ला और पपिया को फिर से लेके आइए। अभी लाए लाला जी। अरे भाई साहब आप बच्चे आते हैं उनसे अलग से बातचीत करने, तब तक अपन आगे चल के उधर करके आगे की बातचीत कर ले, सौदा तय कर ले। हाँ क्यों नहीं, चलिए कुछ पैसों की बातें करें। हाँ जी, हाँ जी। लो कर लो बात। मैं हूँ मम्मी की ममता। और मैं लाला दुल्ला का लल्ला। हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। मैं पापा की पपली। और मैं पापा की पत्नी का पपीहा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से पहचानते हैं। हमने खाई थी कसम दहेज ना लेने के लिए, अपने लोभी पिता को सबक देने के लिए, क्योंकि रास्ता कोई न बचा था, इसीलिए नाटक रचा था ताकि लोभी पिता को सबक सिखलाएं। और उन्हें ये महसूस कराएं। थोड़ा तो अंदर को झांको, जीते जाते इंसान की कीमत ना दौलत से आंको। मत दाबो तुम तरुणाई को नोटों की गड्डी के नीचे, नहीं सहेंगे और अधिक, कह रहा मन होठों को बीचे। मम्मी पापा ने भी इन्हें पसंद किया है, दहेज के लोभी को हमने बोतल में बंद किया है। अब हम शादी करने जा रहे हैं। इंतजार कीजिए लोबीलाल फिर आ रहे हैं। हाजी लाला जी, आप तो एकदम रिश्ता पक्का समझे। अभी पक्का ही समझे, मगर कुछ एडवांस मिल जाता तो ज्यादा ठीक रहता। हाजी पपली के पापा, बोलो ममता कभी। भाई साहब को वो विड्राफ्ट वाला लिफाफा तो देना जो इनके के नाम से बनवाया था। भाई साहब आप कहे तो कैश दे दे। जी बहन जी आप मुझ जैसे सीधे साधे आदमी को लूटेंगे थोड़ी, ड्राफ्ट भी चलेगा। ये लीजिए खोल कर देख लीजिए। अजी खोल के क्या देखना है, देखना तो अब आपको है, आप भी कमी थोड़ी ही रहने देंगे। अच्छा जी भाई साहब अब हम चलते हैं, नमस्कार। जी जी जल्दी नमस्कार। मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी नमस्कार। अरे राम जी जी देखा, इसे कहते हैं धंधा करना। लल्ला और पपिया जैसे नारियों को 80 लाख में बेच दिया। अरे देखो एडवांस कितना लेके गए हैं। ये बहुत मोटा लिफाफा है, इसमें तो ड्राफ्ट नहीं कार्ड है। और कुछ लिखा है इसमें, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है ईश्वर की असीम कृपा से हमारी सुपुत्री और ममता व पपली का विवाह लाला लोभी लाल के लल्ला और पपिया प्रसाद के साथ दिनांक 4 अगस्त को पक्का हुआ है। मर गया। अरे रामजी लल्ला पपिया गए, उन दोनों लड़कियां ले गई। डाका 80 लाख रुपए का डाका। अरे कोई पुलिस को बुलाओ, अरे कोई पुलिस को बुलाओ, मेरे चोरी चोरी हो गए। अरे बड़ा गुना चोरी हो गए, अरे कोई पुलिस को बुलाओ। ऐसे देख ध्यान से। नहीं मैडम वहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है।
ऐसा थोड़ा सा साइड हो जाए। रोहित भाई थोड़ा यहीं पे लेके जाऊँ। हाँ तो है ना भाई, यहाँ पे अपना बैग भी रखा है। अजय हाँ इधर पीछे सलमान खान मेहरबान, शाहरुख खान और सलमान खान, भाभी जी और भाईजान, आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अरे कैसे पता होगा, मैं बता देती हूँ। अभी हाल ही में मिस रीता ने जीता है मिस टुनटुनपुर का अवार्ड और वो अपने लिए एक सुंदर और आदर्श पति चुनना चाहती है, इसलिए उन्होंने एक स्वयंवर रचा है। तो आइए देखते हैं कि वो अपने लिए आदर्श पति कैसे ढूंढती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस रीता का। इधर डायलॉग इधर चल रहा है। देखिए मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, आप अपना वक्त खराब करें या बैठने से कोई
इंटरव्यू? अरे इंटरव्यू तो इन लोगों का होगा, अपना तो डायरेक्ट सिलेक्शन होना है। आप है कौन? है? जी देखिए, आप दोनों से बात करके मैं अपना स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहता। और रही बात कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो इसका पता आप लोगों को आने वाले चंद महीनों में लग ही जाएगा, जब आप लोग अखबार में मेरा नाम पढ़ेंगे और मैगजीन से मेरी फोटो देखेंगे। पर खुदार, क्या कोई बैंक लूटने का इरादा है? जी कितना गिरावट स्टैंडर्ड है आपका। जी देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं आप लोगों से बात करके अपना स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहता, इसलिए मैं आप लोगों की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, समझे? अब कितने कैंडिडेट्स हैं? आई थिंक 4 और हैं। अच्छा, मैं 96 तक का इंटरव्यू ले चुकी हूँ, अब 97 को बुलाओ। ओके मैम। 97 उपस्थित है। चलिए, जी जी जी, आप कौन हैं? जी नमस्कार मिस सीता, कैसी है आप? लगता है आपको दिन में दिखाई नहीं देता। जी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दृष्टि बहुत तेज है, मुझे बाहर का और अंदर का प्रतिबिंब साफ साफ नजर आता है। ध्यान देख लीजिए कि मैं कैसी हूँ। जी आप बहुत सुंदर है, आप सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रथम आने का अधिकार रखती है। एक बात कहूँ, बोलिए। आपके सौंदर्य को देखकर मन में लड्डू फूट आए। जी धन्यवाद, बैठिए ना। जी एक बात और कहूँ? जी बोलिए। जी शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, क्या आप कुछ ठंडा पिएंगे कल? जी 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 आप मुझसे पूछ रही है? जी हाँ, आपसे ही पूछ ओ रही हूँ। मन में लड्डू फूट आए। इसका मतलब हमारी शादी का रिश्ता तो पक्का हो गया। ये शादी भी हो जाएगी, पहले मैं आपका स्वागत सत्कार तो कर दूं। देखिए मिस सीता, हम पत्रकारों के स्वागत सत्कार तो जन्म से ही होते रहते हैं, और आजकल तो हमारे सितारे बुलंदियों पर हैं। जहाँ कहीं हम जाते हैं, आप जैसी लड़कियां हमारे लिए पलकों पर नहीं राहों पर पलके बिछा देती है। अच्छा, तो आप पत्रकार हैं? जी हाँ, वैसा ही पत्रकार जिसके आजकल हर होटल, हर सोसाइटी, हर क्लब में चर्चा है, जो आज के युग के सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति समझे जाते, जिन्हें आजकल की लड़कियां चिराग लेकर ढूंढती है। हम शादी के मामले में लेटेस्ट मॉडल है। लेटेस्ट मॉडल? जी हाँ मिश्रिता, हर लड़की हम पत्रकारों से ही शादी करना चाहती है। वो क्यों? वो इसलिए कि हर लड़की आपकी तरह खूबसूरत होती है, और वो चाहती कि उनकी रंग रूप का चर्चा हर जगह हो, और हर अखबार में उनकी फोटो छपे, हर मैगजीन में उनकी फोटो छपे। इस काम को तुमने कहा इसीलिए मिश्रिता, शादी के मामले में हम लेटेस्ट मॉडल है। जी एक मिनट तो क्या लड़की ऐसा ही चाहती है? जी विश्वास कीजिए ना, जिस तरह दफ्तरों के बाहर नौकरी पाने वालों की लाइन लगी रहती है, उसी तरह पत्रकारों के घर के बाहर भी लड़कियों की लंबी सी लाइन लगी रहती है। लड़की पत्रकार से शादी करना चाहती है, और ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि आजकल मैं भी एक पत्रकार हूँ। आजकल? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पत्रकार नहीं थे? जी नहीं था, मतलब नहीं था, मैं पत्रकार था आपसे, सिर्फ आपसे शादी करने के लिए बताओ, मन में लड्डू फूट आए। वो तो ठीक है पत्रकार साहब, तो इससे पहले आप क्या करते थे? जी इससे पहले मैं भूख हड़ताल किया करता था। भूख हड़ताल? जी। ये भी कोई धंधा है? मिश्रिता धंधा तो नहीं होता, लेकिन ये आज के युग का सबसे अच्छा धंधा है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर किसी पार्टी को दूसरी पार्टी के विरोध में आंदोलन करना होता या भूख हड़ताल करनी होती, तो मैं 500 रुपए रोज के हिसाब से भूख हड़ताल करने बैठ जाता। जानती है कि आजकल आए दिन भूख हड़ताल होती रहती है, इसलिए मेरा
धंधा खूब चलता है। अच्छा पत्रकार साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप पत्रकार हैं, तो आपका पेपर भी अवश्य ही निकलता होगा। जी हाँ, मेरा एक पत्र निकलता है। क्या नाम है जी उसका? उसका नाम उल्टी गंगा। उल्टी गंगा, कोई भी कोई नाम है पेपर का? नाम तो नहीं होता मिश्रिता, लेकिन ये नाम तो मुझे आज भी को देखते हुए किसी कारणवश रखना पड़ा। वो क्यों? वो इसलिए कि हाँ सर। हाँ, कि मुझे गंगा को चलाने के लिए एक नेता का सपोर्ट चाहिए था, और वो नेता बड़े ही बदनाम थे। हर अखबार में उनके बदनामी की चर्चा छपे करते थे। तो मैंने सोचा उनकी तारीफ अपने पत्र में छाप दूं और उनका सपोर्ट मुझे आसानी से मिल जाए। तो मैंने अपने पत्र में तारीफ छाप दी। फिर क्या, 2 दिन बाद मुझसे महाशय मिले और कहने लगे, क्या आप ही गंगा के संपादक हैं? जी, मैं नाची सी गंगा का संपादक। तो चाटे मेरे गाल पे जड़ दिए। वो क्यों? वो इसलिए कि कहने लगे कि भाई मेरी तारीफ तुमने पत्र में क्यों छापी? देखा, ये तो अच्छी बात है, तारीफ भी तो छापी है। तो बोले कि आजकल मैं गुंडागर्दी के बल पर ही तो आज तक अपनी पार्टी पर शासन करता आया हूँ, और तुमने मेरी सारी पोल खोल दी। इस घटना के बाद में सीता मैंने अपने पत्र का नाम गंगा चौकी में रख दिया। अच्छा पत्रकार साहब, जैसा आपने बताया कि हर लड़की पत्रकार से शादी करना चाहती है और जो जरूरत से ज्यादा बोलता हो तो एक अच्छा पत्रकार तो साबित हो सकता है, लेकिन एक आदर्श पति, और माफ कीजिएगा मुझे एक आदर्श पति की आवश्यकता है, एक पत्रकार की नहीं। सीता, मुझे क्या पता पत्रकारिता नहीं चाहती, अभी पत्रकारिता छोड़ देता हूँ। आप मुझसे शादी कर लीजिएगा। अरे आप जैसे इंसान का क्या भरोसा, जो आज मेरे लिए पत्रकारिता छोड़ सकता है, तो वो किसी और लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया तो? ना बाबा ना, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। आज ऐसे जा सकते हैं। जी चंचल, मेरे भाई को जाओ। जी मिश्रिता विश्वास कीजिए ना, मैं पुलिस को मत बुलाना। जी मिश्रिता, तुम जाते हो या पुलिस को बुलाओ? बुलाओ पुलिस को। जी पुलिस को बुलाने की क्या हो सकता है, मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। मिश्रिता, जाने से पहले इतना तो बता दीजिए कि आप बालों में कौन सा तेल, गालों पर कौन सी क्रीम और कौन से पाउडर का इस्तेमाल करती है? वो क्यों? वो इसलिए कि इनके निर्माताओं से मिलकर मैं अपने पत्र के लिए विज्ञापन ले लूं। आप सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रथम आइए ना, तो इसलिए मुझे इनके निर्माता आसानी से विज्ञापन दे देंगे। क्या मुझे तंजीब समझता है? क्या आपके 2 पैसे के अखबार के लिए मैं अपना विज्ञापन छपाऊंगी? आज यहाँ से दबा गई। आज जैसे इंसान से बात करते करते सर मिश्रिता, इतना ही बता दीजिए आप कौन सी बाम लगाने वाली है? ओ आई से यू गेट आउट। जी बाम का नाम है आई सी गेट आउट बाम। अरे तुम जाते हो पुलिस को बुलाओ। चलिए बाहर चलिए। जी चल रहे हैं। जी आइए। Never mind. Hello, Mr. I'm Mr. Mansala. Oh, how is it? Just a minute. अरे आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो मैं ये देख रहा था मिश्रिता कि किस तरफ से और किस एंगल से आपका फोटो ठीक आ सकता है, क्योंकि मुझे अपनी
शादी की फिल्म जो उधर बनी है। शादी की फिल्म आपको ये कैसी लगी कि मैं आपसे ही शादी करूं? किंतु आपने ये भी नहीं बताया क्या करते हैं आप? डोंट वरी निशिता, मेरी जिंदगी की हर बात आपके सामने फिल्मों की तरह अपने आप एक के बाद एक आती जाएगी, क्योंकि मैं कुछ एक अच्छा एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको मदद में कामयाब हो ही जाऊंगा। अच्छा, आप एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं? जी हाँ, इतना ही नहीं निशिता, अभी जिस एंगल से और जिस डिस्टेंस से मैंने आपको देखा है, उससे आपको इतना तो यकीन हो जाना चाहिए कि मैं ना केवल एक अच्छा एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ, बल्कि एक अच्छा कैमरामैन भी हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें किसी फिल्म में नहीं देखा। वो बात यह है निशिता कि जिन फिल्मों में मैंने अभी काम किया है, वो फिल्में रिलीज ही नहीं। अभी तक डायरेक्टर मुझे अपनी फिल्मों में हीरो का चांस देने से डरते हैं। अगर वो सिर्फ एक बार मुझे अपनी फिल्मों में हीरो का चांस देते तो फिर देखिए आप मेरा कमाल। खैर छोड़िए, मैंने इन सब बातों की परवाह करना छोड़ दी है, क्योंकि अब तो मैंने खुद की प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दी है। अच्छा, जी हाँ, इतना ही नहीं, अगर अगर आप चाहें तो मैं आपको उनकी हीरोइन बना सकता हूँ। जी नहीं, मुझे नहीं बनना कोई हीरोइन। खैर छोड़िए, अच्छा तो ये बताइए, शादी के बाद हनीमून मना रहे हैं? कश्मीरी चलेगी ना? कश्मीर हनीमून मनाने? जी हाँ मिसिटा, कश्मीर, धरती का स्वर, बर्फ की गोद में बैठा, हरे वस्त्र धारण किए हुए एक शिशु के समान कश्मीर, जहाँ ऊंचाई से गिरते झरने हो और कल कर बहती हुई नदी पर तैरते हुए शिकारे हो और ऊंचे ऊंचे सफेदे के पेड़ और शिकारे पर बैठी हीरोइन हो और सफेदे के पेड़ पर हीरोइन को पुला रहा और हीरोइन कहीं रूठी बैठी हो। सीधा कैसा लगा? अरे ओह आई एम सॉरी, मैं खो गई थी। हम वहाँ शूटिंग के लिए नहीं बल्कि सॉरी सीधा, वो क्या है ना, मैं अपनी कल्पनाओं में खो गया था। वैसे आपको ये बात जानकर और भी खुशी होगी कि मैं ना केवल एक अच्छा एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हूँ, बल्कि एक अच्छा कहानीकार भी हूँ। माना कि आप अपने में पूरी फिल्म इंडस्ट्री लेके गए, लेकिन मुझे फिल्म इंडस्ट्री शादी नहीं करनी। क्या छोड़िए, शादी तो आपको मुझसे करनी है और बंदा इसके लिए तैयार भी है। वो तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन बदला रहा था, तो ये मैं पसंद आया। जी हाँ, आदमी तो बड़े दिलचस्प मालूम होते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ निश्चिता, हाँ तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ निश्चिता कि ना केवल आपके विचार है, बल्कि सारे देशवासियों के मेरे बारे में यही विचार है। क्योंकि अगर आज देश को जरूरत है तो हम जैसे नौजवानों की, आप तो जानती है निश्चिता कि दुश्मन हमारे देश पर घात लगाए बैठा है, और अगर इन सब बातों को कोई रोक सकता है तो वह आजकल नौजवान। आप तो जानती है कि चोर बाजारी वो मिलावट का बोलबाला है, भ्रष्टाचार दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर इन सब बातों को कोई लगाम ना लगाता है, कोई रोक सकता है, तो वो सिर्फ आज का नौजवान। आप फिर बहक रहे हैं। हम यहाँ देश की समस्याओं पर विचार कर रहे नहीं, बल्कि फिर वेरी सॉरी मिसिसा, वो क्या है ना, मैं ना केवल एक अच्छा एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो कैमरामैन हूँ, बल्कि एक अच्छा नेता भी हूँ। इसलिए कभी कभी ये देश की बात दिमाग में आ ही जाती है। हाँ बस मेरी बातों पर डोंट यू बिलीव। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अब मैं अपने लेफ्ट साइड का आधा हिस्सा अपने चेहरे से ढक लेता हूँ। अब आप राइट साइड का आधा चेहरा देखिए, ये देश के महान फिल्म एक्टर से मिलता है। क्यों मिलता है ना? तो आइए अब मैं अपने चेहरे के राइट साइड का आधा हिस्सा ढक लेता हूँ। अब आप लेफ्ट साइड का आधा हिस्सा देखिए, ये देश के महान नेता से मिलता है। क्यों मिलता है ना? अब मैं आपको अपने चेहरे के नीचे का आधा हिस्सा देखिए, अब आप ऊपर के आधा हिस्सा देखिए, ये देश के महान कहानीकार से मिलता है। मिलता है ना? तो अब आप चेहरे के नीचे का आधा। ओफो बाबा, मान लिया कि आप इन सबके मिक्सचर हैं, फालतू में क्यों परेशान होते हैं और करते हैं? नो मिसिता, आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वो तो मैं बस ये बता रहा था कि मैं ना केवल ये सब दिमाग से हूँ, बल्कि शक्ल से भी हूँ। खैर छोड़िए इन सब बातों को, आइए
शादी के कुछ महत्वपूर्ण मतलब पर विचार किया जाए। जी वो तो हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ शक है। जी शक किस बात का नसीता? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शादी के बाद मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, बल्कि जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। लेकिन आप एक एक्टर हैं और हो सकता है आप मेरे सामने भी एक्टिंग कर रहे हो और बाद में जाके बदल ना जाए। ना बाबा ना, शादी के मामले में जहाँ शक हो वहाँ शादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप यहाँ से चल सकते हैं। जी टोटली रिव्यू जी क्या कह रही है मिस रीता? ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में बार बार नहीं मिलेगी। प्लीज मिस रीता, अगर आप चिराग लेकर ढूंढेगी तो भी मुझ जैसा लड़का आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पति मुझे चाहिए भी नहीं, आप यहाँ से दफा हो जाइए। ठीक है तो जा रहा हूँ मैं। मेरा टेलीफोन नंबर है 420 420 420। अब अगर आपका इरादा शादी करने का हो भी जाए तो भी मुझे टेलीफोन मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपसे शादी करने को तैयार नहीं हूँ। Oh, thank God, get lost. चलिए। हाँ ठीक है जा रहा हूँ। आगे बरमुदा, कब हो रही है शादी? शादी? अजी शादी के लिए तो मैंने खुद ने मना कर दिया, वरना वो तो हाथ धो मैंने पीछे पड़ गई, कहने लगी आज ही अरे चल रहे आज ही अभी और इधर शादी कर लेते। अब आप ही बताइए क्या इतनी जल्दी शादी की जा सकती है? नहीं ना, इसे मना करते। हम सब समझते हैं स्टैंड बाबू, अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारा स्टैंड और गिर जाएगा। नेक्स्ट नंबर 99। चलिए हाजिर है। आइए आप। मलिका के दरबार में विश्व के शहंशाह का आदाब करने गए। आदाब जी कहिए। हम आए हैं, घर उनके खुदा की कुदरत है, कभी वो हमको कभी अपने घर को देखते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं जी? कुछ कहिए। शादी करने आए हैं, शादी। अच्छा आइए, ये कहिए ना। चलिए आइए। मिस रीता यहाँ है, मैं नहीं हूँ। आइए। आप मिस रीता नहीं तो मिस रीता कहाँ है? मिस रीता यहाँ है, आपको दिखाई नहीं देता? आइए क्या कहा बेटा हूँ? इसकी तलवार नहीं, चोरी डालकर मेरे लिए भूषण भी बेकार है, किस कदर मेरे लिए। बाबा आप तो बड़े अच्छे शायर मालूम होते हैं। जी हूँ, कहाँ पहले बहुत बड़ा था, अब तो कुछ भी नहीं। अच्छा तो आपकी उम्र क्या है? जी उम्र पर मत नहीं, दिल अभी जवान है। अच्छा तो इस उम्र में आपके शौक क्या क्या है? क्या धोबी जी हमारे साथ धोबी है। पहला हमारी शेरवानी होता है, दूसरा हमारी टोपी होता है और तीसरा हमें होता है। और ओफो, मेरा मतलब है कि शौक कौन कौन से हैं? कि शौक तो वैसे हमारे बहुत सारे हैं, जैसे तीतरबाजी, बटेरबाजी, पतंगबाजी, लेकिन खास शौक हमारे 3 है। वो कौन कौन से? कि पहला पान खाने का, दूसरा दाढ़ी रखने का और तीसरा शादी करने का। अच्छा तो आप दिन में कितने पान खा लेते हैं? जी पूरा पान भी कहाँ नसीब होता है मिश्री, पान का सिर्फ एक टुकड़ा खा लेता हूँ। फिर शौक कैसा? जी ये तो हमारा खानदानी शौक है। मेरे वालिद के बाबा वालिद अली शाह के खास आदमी थे, वो दिन में 100 पान खाकर अपना शौक पूरा करते थे। और मेरे बाबा शिकारपुर के नवाब थे, वो दिन में 50 पान खाकर अपना शौक पूरा करते थे। और मेरे वालिद एक मामूली आदमी थे,
खानदानी शौक पूरा करने के लिए मिस रीता सिर्फ पान का एक टुकड़ा ही नसीब होता। अच्छा, आपने अपना दूसरा शौक दाढ़ी रखना बताया। हाँ। लेकिन आपकी दाढ़ी में तो एक भी बाल नजर नहीं आता। जी मिस रीता बात ऐसी है तो ये भी हमारा खानदानी शौक। मेरे वालिद के बाबा की दाढ़ी की लंबाई पूरी 2 गज थी, 2 गज। एक दिन वे अपने घोड़ों को तबेले में देखने चले गए। इतनी बहार से उनकी दाढ़ी घोड़े की डांड में जा पड़ी। घोड़ा घाव समझा और चढ़ गया। तो बड़ी मुश्किल से दाढ़ी पर जुड़ाई तो लंबाई सिर्फ 1 गज रह गई। और इसके बाद तो मिस्र तो हमारे खानदान की दाढ़ी पर कयामत बरस पड़ी और दाढ़ी का आना रोज ब रोज कम होने लगे और मुझ तक पहुंचते पहुंचते दाढ़ी का आना ही बंद हो गया। लेकिन आप मेरी दाढ़ी में गौर मत कीजिएगा और बातों पर भी ध्यान दीजिएगा। आपने अपना तीसरा शौक शादी करने का बताया है ना? जी हाँ, इसीलिए तो आया हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, क्या ये भी आपका खानदानी शौक है? जी हाँ रीता, ये भी मेरे वालिद के बाबा ने पूरी 24 शादियाँ की थी, 24 शादियाँ। और मेरे बाबा ने 16 शादियाँ की थी। मेरे वालिद ने कोई शादी की भी थी या नहीं की थी इसका मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 8वीं शादी करूंगा, 8वीं शादी। तो फिर आपकी 7 बीवियों का क्या हुआ? जी पहली बीवी तो शादी से पहले ही मर गई और दूसरी बीवी शादी के बाद में, तीसरी बीवी ने खुदकुशी कर ली, चौथी और 5वीं बीवी किसी के साथ भाग गई और 6ठी बीवी ने मुझे तलाक दे दिया और 7वीं को मैंने तलाक दे दिया। लेकिन अब मैं बिल्कुल कंवारा हूँ। तो फिर आपने मुझे भी शादी के बाद तलाक दे दिया, तो मैं क्या करूँगी? नहीं रीता देवी, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जिंदगी की आखिरी शादी होगी। इस बात का क्या सबूत है? अजी आप कहे तो सबूत सर्टिफिकेट ला दो। किससे? अजी शादी से पहले मैंने अपनी जिंदा बीवी से भी यही बात कही थी कि मेरी जिंदगी की आखिरी शादी होगी। जाइए सर्टिफिकेट ले आइए। और चलकर बड़े अब्बा को बारात कब लाऊं? जी बारात लेके तो मैं खुद आपके घर आऊंगी, वो भी पुलिस के साथ। अजी मेरा पता तो लिख लीजिए। अजी आप जैसे इंसान को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। अब समझो, मुझ जैसा हसीन आपके नसीब में हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं पूरा चला जाऊं? जी हाँ, पूरे चले जाइए। बड़े से आप अगर देश भर के ऐसे पूछे से हम निकले। तो मैं तो बात आई शादी करने से। शाह साहब, चले आपकी बारात में। बारात में नहीं, बरखुटा रब हमारे जनाजे में चल रहा है। ठीक है, चलिए। राम राम, सब जय है। छोड़िए, अपने हाथों से झूला बनाओ हमें। जी शाह साहब, शादी करने के लिए कितने झूठ बोलते हैं। इससे अच्छा है भाईजान कि उसे कुंवारे भरे। नहीं तो आप डिस्कशन अरे स्वप्निल, अबे क्या कर रहे हो? अरे मैं म्यूजिक क्लास है। म्यूजिक? वाह भाई, थोड़ा म्यूजिक इनको भी तो सुना। दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है, थोड़े फूल हैं कांटे हैं, जो तकदीर में बांटे हैं, अपना
जाता है, कोई लूट जाता है, लूट जाता है। वाह, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। लेकिन किस्से से याद आया, जो तुझे एक किस्सा सुना। ये किस्सा है रूपचंद जी का, जिसके पास लाखों रुपए है, वो भी ब्लैक के, और 4 सपूत भी है। वो भी ब्लैक थे? मैं नहीं पागल है, वो प्योर वाइट ही है। सुन, रूपचंद जी को पीठ में बीमारी है और उनकी मजबूरी और लाचारी है। चारों सपूतों ने ब्लैक मनी की नजर घेर के रखी है। घमासान युद्ध छिड़ने की तैयारी है। आगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसने लिखी? ये हमारे रंगमंच के वरिष्ठ लेखक मदन शर्मा जी को। यार जब सुनने में इतना मजा आ रहा है तो देखने में कितना मजा आएगा। तो आइए अब हम लोग मिलकर देखते हैं मदन शर्मा द्वारा लिखित और डॉक्टर चंद्रदीप खाड़ा और मोनिका सिंह द्वारा निर्देशित आज के सपूत। हे भगवान, इंसान को भूलक क्यों बनाता है कि जवानी की रंगरेलियां में खाया पिया इस तरह निकलवा लेता है जैसे मौका मिलने पर सरकार ब्लैक मनी निकलवा लेती है। भगवान, आज से मैं दर्द, कल ताड़ में, परसों कमर में हे भगवान, मर गया रे। मैं तो फिर भी 4 बेटों का बाप हूँ, उनका क्या हाल होता होगा जिनकी कोई औलाद नहीं होती। मर गया रे। किशोर, अरे किशोर बेटा, अरे किशोर बेटा। जी डैडी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, देख बेटा, एक कमर का दर्द आज फिर उठा है, इसे ठीक कर दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा बेटा। देखिए डैडी, अब तो आपको भी अपनी मौत का यकीन होने लगा, इसलिए कहता हूँ वो जो सरकार से लाखों रुपए छुपा के रखा है, बता दीजिए कहाँ है, सोफों में है या बाथरूम में? अरे फिर तूने अपनी टाटा शुरू कर दी। मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ और तू रुपयों के पीछे पड़ा है। अरे डैडी, रुपयों के पीछे तो इसलिए पड़ा हूँ कि अगर आपकी सडन डेथ हो गई तो कई रुपए दबा का दबा ना रह जाए। देख किशोर, कान खोल कर सुन ले, वो रुपया उसे मिलेगा जो बुढ़ापे में मेरी अच्छी तरह सेवा करेगा। अरे डैडी, मुझसे अच्छी सेवा कौन कर सकता है? हाँ हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। मैं दर्द के मारे मरा जा रहा हूँ और तू रुपये के पीछे पड़ा है। क्या वो रुपया मुझसे बढ़कर है? अरे क्या मैंने तुझे डॉक्टर इसलिए बनाया था कि तू इलाज भी ना करा सके? अरे डैडी, मैंने इलाज करे कब मना किया? और वैसे भी अब तो हर हाल में आपको उस समय तक जिंदा रखना पड़ेगा जब तक आप पैसों के बारे में बता रहे थे। अच्छा डैडी, बताइए कहाँ है डैड? देख बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे बेटा, इसका कुछ इलाज कर दे, नहीं तो मैं दूसरे लोग में पहुंच जाऊंगा। अरे डैडी, नहीं, दूसरे लोग में आपको सिर्फ नुकसान होगा। क्या मतलब? अरे मतलब है डैडी कि दूसरे लोग में आपको मिलावट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे अपने आप की पोल खोलते तुझे शर्म नहीं आती? तुझे इलाज करना है तो कर, नहीं तो चला जाए यहाँ से। अरे डैडी, मैंने इलाज के लिए कब मना किया? और वैसे भी अपने ग्राहकों को छोड़ता है जो मैं आपको छोड़ूंगा। अच्छा लेट जाइए और मुझे देखने दीजिए आपके कहाँ दर्द है। बेटा बहुत दर्द है, इसका कुछ इलाज कर दे। अरे बेटा, आइए डैडी। तो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द है? खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं आपका प्योर इलाज करूँ कि अडल्ट्रेट? क्या मतलब है डैडी कि आजकल जिस तरीके से इस समय में हर चीज के 2 रूप हो गए हैं, वैसे इलाज के भी 2 रूप हो गए हैं, एक असली दूसरा नकली। इसमें उसी प्रकार ज्यादा अंतर नहीं है जिस प्रकार आपके मिल से निकले हुए आटे और घी बाटों में नहीं होता। अरे तू फिर मेरी पोल बोल रहा है?
करना है तो कर, खबरदार जो मेरे बिजनेस के बारे में शब्द बोला तो। अरे डैडी, मैंने सिर्फ आपको फर्क बताया है, आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। खैर, मैं आपके इंजेक्शन लगा देता हूँ। लाइए वो पानी का गिलास। तू मेरे पानी का इंजेक्शन लगाएगा? अरे डैडी, वो पानी से तब तक है जब तक इंजेक्शन की नली में ना पहुंचे, उसके बाद तो 10 रुपए का इंजेक्शन बन जाता है। और क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसलिए आप चौंक गए, वरना मैं तो हर मरीज के यही इंजेक्शन लगाया करता हूँ। अरे बेटा, पानी का इंजेक्शन लगाना तेरा असली इलाज है तो फिर नकली इलाज क्या है? अरे नकली इलाज तो वो है डैडी जिसमें इंजेक्शन लगाया ही नहीं जाता और इंजेक्शन के पेड़ से वसूल लिए जाते हैं। खैर, मैं आपके इंजेक्शन लगा रहा हूँ, इसलिए आपका असली इलाज हुआ। रहने दे, मुझे नहीं करवाना तेरे से अपना इलाज। ये पानी का इंजेक्शन, अरे अगर पानी से दर्द ठीक हो जाए तो मैं 2-3 गिलास पानी ना पी लूं, तू निकल जाए यहाँ से। मुझे नहीं कराना तुझसे इलाज, मैं किसी और डॉक्टर को बुला लूंगा। बुला लीजिए, लेकिन ये याद रखना कम से कम मैं आपके पानी का इंजेक्शन तो लगा रहा हूँ। दूसरा डॉक्टर तो बोलेगा लेट जाइए, मेरे को आपके इंजेक्शन लगाना है और फिर उसके बाद गोली सुई चुबा के इंजेक्शन के पैसे वसूल लेगा। इसलिए अच्छा ये है कि आप अपना इलाज लेट से ही करना है। मैंने कहा ना मुझे नहीं कराना मुझसे अपना इलाज। मैं अभी हरीश को भेजकर किसी अच्छे डॉक्टर को बुला लूंगा। आखिर वो मजिस्ट्रेट है, बड़े बड़े डॉक्टरों से उसकी जान पहचान है। तू निकल जाए यहाँ से। अरे डैडी, बुला लीजिए, लेकिन ये याद रखना अगर उसने आटे की गोलियां खिलाकर कैप्सूल के पैसे ना वसूल लिए ना तो मेरा नाम भी किशोर नहीं। उसके बाद मत कहना अरे बेटा तूने दूसरे डॉक्टर की पोल क्यों नहीं खोली। है लाइए मेरी फीस के पैसे। फीस? अरे अपने बाप से फीस मांगते हुए शर्म नहीं आती? कुछ तो शर्म कर, आखिर मैं तेरा बाप हूँ। तो मैं आपका बेटा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि आप आसानी से फीस के पैसे देने वाले हैं। मुझे कोई दूसरा रास्ता ही निकालना पड़ेगा। हाँ तेरे जी में जो है कर लेना, अभी तू निकल जा यहाँ से। अरे जा रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या जमाना आ गया, बाप अपने बेटे को फीस के पैसे नहीं देता। कपूत कहीं का बाप से पैसे मांग रहा है। हे भगवान, हे भगवान। रामू, अरे रामू। आया मालिक, आपने बुलाया मालिक मेरे को? अरे बेटा जरा इसको भेज इधर। अभी भेजता हूँ मालिक। हे भगवान, कैसे 4 सपूतों को पैदा किया, चारों की चारों निकम्मे। हे भगवान, ये कैसा दर्द है। खड़ा होता हूँ तो दर्द बैठ जाता है, बैठता हूँ तो दर्द फिर खड़ा हो जाता है। अरे हरीश, अरे कहाँ मर गया? अरे आजा। ऑर्डर ऑर्डर, हमको किसने याद किया? अरे बेटा मैं नहीं बुलाया था। देख बेटा, एक कमर का दर्द चैन ही नहीं लेने देता। तू अगर किसी अच्छे डॉक्टर को बुला दे तो कोई मुझे न। तू ठहरा मजिस्ट्रेट, तेरी पहचान तो बड़े बड़े डॉक्टरों से है। तू अगर किसी अच्छे डॉक्टर को बुला देगा तो कोई मुझे नकली दवा नहीं देगा। देखिए रेडी, अदालत का हर काम तरीके से होता है। क्या मतलब? अदालत। हाँ बोल बेटा। ये लीजिए पाई पेपर, दरख्वास्त लिख कर दीजिए। किस बात का? क्योंकि अदालत बिना दरख्वास्त के कोई काम नहीं करती। अरे लेकिन बेटा मैं तो मुकदमा दायर तो मैं कर रहा हूँ। तो आप गलत डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। इलाज का काम तो किशोर भैया का डिपार्टमेंट करता है। अरे उसका नाम मत ले, वो सामने में वो कमबख्त मेरे पानी का इंजेक्शन लगा रहा था। इसमें गलती क्या है? इस साल पानी गिरा भी तो कितना है, उसका सदुपयोग तो होना चाहिए ना। अरे रहने दे तेरे लेक्चर, मैं प्राण को बेचकर किसी अच्छे डॉक्टर को बुला लूंगा। तू निकल जाए यहाँ से। अदालत के पास इतना समय नहीं है कि वह दूसरों के मामलों में दखल दे। क्योंकि आप अदालत के बाप हैं और अदालत को यह भी मालूम है कि आपके पास लाखों रुपया ब्लैक मनी पड़ा है। अदालत की नजर उस पर भी है। बुलाना फिर किसी अच्छे डॉक्टर को। किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाने से पहले अदालत आपसे चंद सवाल पूछना चाहती है, ताकि बाद में अदालत को किसी डॉक्टर के सामने नीचा ना देखना पड़े। ओहो क्या मुसीबत है। अच्छा पूछ, क्या पूछता है? कहिए कि मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं बीमार हूँ, पीठ के दर्द से बीमार हूँ और बीमार के सिवा कुछ नहीं हूँ।
तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अदालत के सामने सभी सच बोलते हैं। झूठ किसने बोला है ये साबित करना वकीलों का काम है। अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो अदालत किसी डॉक्टर को नहीं बुलाएगी। हे भगवान, क्या मुसीबत है। अच्छा बाबा, मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं बीमार हूँ और बीमार के सिवा कुछ नहीं है। Excuse me for the disturbance, Your Honor. जैसा कि अभी जज ने कहा कि वो पीठ के दर्द से बीमार है, ये गलत है। मैं अदालत के सामने साबित कर सकता हूँ कि वो बीमार नहीं है। कौन प्राण तू? अरे कमबख्त, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ और तू कहता है बीमार नहीं हूँ। डैडी, ये मैं अभी साबित किए देता हूँ आप बीमार नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुझे डैडी से क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत दे। इजाजत है। चूंकि फरियादी अदालत का बाप है इसलिए उन्हें तंग न किया जाए। यस योर ऑनर। आप यहाँ आकर खड़े हो जाइए। मैं कहता हूँ प्राण बेटा, क्या मैंने तुझे इसलिए वकील बनाया था कि तुम्हें झूठा साबित करे? बहस करते समय मैं रिश्तेदारी को तरजीह नहीं देता। इस समय आप मेरे पिता हैं, नहीं मैं आपका बेटा। नहीं बात झूठ तोड़ सच की, वो अभी साबित हो जाता है। हाँ हाँ कर साबित। मैं भी देखता हूँ तू मुझे झूठा साबित कैसे करता है। पूछ क्या पूछता है? तो आपसे मेरा पहला सवाल, आप कब से बीमार हैं? आज सवेरे से। कितने बजे से? 8 बजे से। 8 बजे से। तो इसका मतलब ये हुआ आप उस समय घड़ी देख रहे थे? हाँ देख रहा था। क्या आप बता सकते हैं आप उस समय घड़ी क्यों देख रहे थे? ये भी कोई सवाल में घड़ी क्यों देख रहे थे? जो सवाल आपसे किया जाए उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए। क्या आपको उस वक्त किसी का इंतजार था? हाँ था। किसका? अपनी मौत का। और वो मौत आनी भी थी तो पीठ के दर्द के रूप में, क्यों डैडी? हाँ। मगर वो नहीं आई। अरे आ जाती तो अच्छा था। तुम जैसी औलादों से तो पाला नहीं पड़ता। That's all, Your Honor. डैडी, अब आप दीवान पर जाकर बैठ सकते हैं। नहीं जाता, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। Your Honor, जैसा कि अभी डैडी ने कहा कि आज सुबह 8 बजे उनको अपनी मौत का इंतजार था और वो मौत आनी भी थी तो पीठ के दर्द के रूप में। अदालत इस बात पर गौर करे। अगर मौत आती तो पीठ का दर्द आता और अगर दर्द आता तो मौत आती। लेकिन चूंकि डैडी अदालत के सामने जिंदा खड़े हैं, मौत नहीं आई है, इसलिए पीठ का दर्द भी नहीं है। ये तो डैडी का बहाना है मात्र कि उनकी पीठ में दर्द है। अगर ऐसा होता तो डैडी आज सवेरे उनको छोड़कर चल देते। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना कीमती समय डॉक्टर को बुलाने में ज़ाया ना करे। That's all, Your Honor. बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डैडी को पीठ में दर्द नहीं है। इसलिए अदालत ने यह फैसला किया है कि वो किसी डॉक्टर को नहीं बुलाएगी। Thanks, Your Honor. अब अदालत जाती है। देखा डैडी? देखा डैडी? ऐसी बहस की आपके बेटे ने। अब तो आपको यकीन हो गया कि आपका ब्लैक मनी जितना सवाल मैं रख सकता हूँ तो ये और रख ही नहीं सकता। और कपूत, मुझे ये भी यकीन हो गया कि तुम कपूतों में से मुझे कोई जिंदा भी नहीं रख सकता। डैडी, मारना और जिंदा रखना तो ईश्वर के हाथ में है। और तेरे हाथ में क्या है कपूत? झूठा साबित करना और वसीयत लिखना। अब आप फौरन अपनी वसीयत लिख दीजिए। मुझसे अच्छा वकील आपको कोई और मिल ही नहीं सकता। हाँ हाँ क्यों नहीं, उस सारी वसीयत की दौलत में तेरे नाम लिखूं। क्यों? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता। फिर अगर आप ऐसा लिख भी देते हैं तो बड़ा समझदारी वाला काम करेंगे, क्योंकि इस बात का ज्ञान केवल मुझे ही है कि 2 नंबर की दौलत किस तरह रखी जाती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, उस सारी वसीयत की दौलत को तू ही तो रखता है। और कान खोलकर सुन ले, उसमें से तुझे खुद कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये बातें तो पिछले 5 सालों से मैं सुनता चला आ रहा हूँ। खैर, आपको वसीयत ना लिखनी है तो ना सही। आप मेरा एक काम कर दीजिए, वो ये है कि डॉक्टर भैया के खिलाफ फौरन एक मुकदमा दायर कर दीजिए। किस बात का? इस बात का, उन्होंने पानी का इंजेक्शन लगाकर आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अपनी फीस वसूल करने के लिए आपको जान से मारने तक की धमकी दी और कई आरोप मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा। आप बस मुकदमा दायर कर दीजिए, फिर देखिए
आपको अर्जाना ना दिला दूं तो प्राण मोहन एडवोकेट नहीं। अरे हर बात की हद होती है, अगर तेरी बेशर्मी कोई हद नहीं, बाप बेटे से झगड़ा कराएगा क्या? पूछ क्या पूछते? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप डॉक्टर भैया के खिलाफ सिर्फ एक छोटा सा मुकदमा दायर कर दीजिए। अरे कुछ तो शर्म कर। इसमें शर्म की क्या बात है? अपना तो यही धंधा है कि बाप को बेटे से, भाई को भाई से, पत्नी को पति से लड़वा दो और पैसे बनाओ। आप खुद ही सोचिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जिन अदालतों के बाहर आज भीड़ नजर आती है वहाँ चमगादड़ लटकते हुए नजर आएंगे। अरे नालायक, कुछ तो शर्म कर। घर में आग लगाएगा क्या? लेकिन डैडी आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू निकल जाए यहाँ से। लेकिन डैडी आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, लेकिन सुनिए तो हे भगवान, कैसे कपूत है। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं क्या नालायकों के लिए लाखों रुपए की ब्लैक मनी इकट्ठी करता। ऐसा बोली डैडी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, फिर दीवारों के भी कान होते हैं। डैडी सरकार तो वैसे ही ब्लैक मनी के पीछे पड़ी है और आप है कि ब्लैक मनी चिल्ला रहे हैं। अरे अच्छा है, आकर ले जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, मैं तो किसी तरह गुजारा कर लूंगा, लेकिन तुम लोगों के लिए फूटी कौड़ी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ और कोई मेरी परवाह नहीं करता। एक पानी का इंजेक्शन लगाता है, दूसरा अदालत के साथ लिए फिरता है, और तू भी तो कम थोड़ी ही है। देखिए डैडी, मुझे आप उनके साथ क्यों मानते हैं? मैं ठहरा बिजनेसमैन, हर बात को अच्छी तरह समझता हूँ, दिन भर में हजारों का लेनदेन करता हूँ। हाँ, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो सिर्फ ये कि मैं हर बात को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। और हाँ डैडी, आपने तो सिखाया है कि बेटा काम वही करना जिसमें फायदा हो। तो फिर बुलाना किसी अच्छे डॉक्टर को। तो क्या आप बीमार हैं? तो इतनी देर से क्या बक रहा हूँ? हाँ, तब तो ये बात भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की है। अरे रहने दे तेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तुझे इलाज कराना है तो करा, नहीं तो चला जाए ऐसे, मैं खुद चला जाता हूँ। नहीं डैडी, मेरे होते हुए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इस बात को भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिया है और तय किया है। क्या तय किया है? यही कि मैं आज ही शहर के सभी डॉक्टर्स को टेंडर कॉल करता हूँ। किस लिए? आपके इलाज के लिए, और जिस डॉक्टर का टेंडर का रेट सबसे नीचे होगा उसी से मैं आपका इलाज कराऊंगा। वाह बेटा, क्या आइडिया है। थैंक यू डैडी, बेटा आप ही का हूँ। अरे चुप कर नालायक, जब तक तेरा टेंडर वाला डॉक्टर आएगा तब तक मैं मर नहीं जाऊंगा। हाँ, आप मर भी सकते हैं और आपका मरना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अच्छा होगा। क्या मतलब? मतलब डैडी, यहाँ पे आपकी वो सीख लागू होती है कि बेटा काम वही करना जिसमें फायदा ही फायदा हो, और आपके मरने से तो हमारा फायदा हो सकता है। हरे राम, अब और सहन नहीं होता। तो अपने सिर से ब्लैक मनी का बोझ थोड़ा कम कर दीजिए। तू ठीक कहता है बेटा, जा अपने तीनों भाइयों को भी बुला ला। उन्हें क्यों कसते थे डैडी? ब्लैक मनी का ये बोझ आपको ये सबूत अकेला ही उतार सकता है। नहीं साहब, तुम्हें इतनी तकलीफ की क्या जरूरत है? तुम तो सबसे छोटे हो। अरे तुम तीनों नहीं मौजूद थे? जी हाँ डैडी, जब से आप बीमार हुए हैं तब से आपकी सेवा के लिए हम हमेशा आपके पास ही रहते हैं, आपकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। और डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने के लिए मेरी जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। हाँ, क्यों नहीं, तुम सब मेरे सपूत हो। मैं तुम्हें पाकर धन्य हुआ। थैंक यू डैडी। और डैडी, आप हमारे आने से पहले कुछ कह रहे थे ब्लैक मनी के बारे में। हाँ बेटा, मैंने उस ब्लैक मनी के बारे में निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय किया है? ये निश्चय किया है कि मैं सारा ब्लैक मनी आज और अभी सरकार के हवाले कर रहा हूँ। क्या?
या प्लीज कम। एक सज्जन बनारस पहुंचे, स्टेशन पर उतरे थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मामा जी, मामा जी, मामा जी। लड़के ने लपक कर चरण छुए। वो पहचाने नहीं, बोले तुम कौन? मैं मुन्ना। मुन्ना पहचाना नहीं मुझे? मुन्ना? वो सोचने लगे। ओ मुन्ना! हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी? कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए हैं। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यही हूँ मामा जी। अच्छा, मामा जी भांजे के साथ बनारस घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला। कभी मैं बैरौनी के लिए भी डाइवोर्स का केस लड़ूंगी। देखती हूँ तुम्हारा टॉमी से कैसे नहीं आने देगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अरे अभी तुम प्यारी खुदिया रानी की जिंदगी को तबाह मत करो यार। तबाह तो तुम्हारी और तुम्हारी टॉमी की जिंदगी होगी। मैं अपने साथ साथ रानी की मैरिज भी कहीं और करवा दूंगी। है? तो तुम दूसरी शादी करोगी? नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। अरे तुम मुझे डाइवोर्स कर दो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने दूसरी शादी की तो मुश्किल होगी। अब भी समय है मालती, सोच लो। सोच लो? क्या खास सोच लो? मुझे तुम्हारी कोई बात अच्छी नहीं लगती। तो मैं अपनी हर बात बदल लूंगा। मुझे तुम्हारी चाल भी अच्छी नहीं। तो मैं अपनी चाल भी बदल लूंगा। मुझे तुम्हारी फर्नीचर हाथ से भी। अरे तो मैं अपना हाल भी बदल लूंगा, लेकिन प्लीज मालती। तुम तो हाथ होकर ही पीछे पड़ गए हो। अरे मैं कहती हूँ मुझे तुम्हारे घर में रहना भी अच्छा नहीं लगता। अरे तो मैं अपना घर भी बदल। नहीं, मैं इससे ज्यादा और नहीं कर सकता। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, पिता नहीं जो पत्नी के इनकार करने के बाद भी पत्नी के साथ रहे। खबरदार जो मेरे पिताजी के लिए शब्द भी कहा तो। अरे मैं कहती हूँ अगर मेरे पिताजी की तरह रहते ना तो आज दिन नहीं देखना पड़ता। अरे अगर उस तरह रहता ना तो मेरे ऐसे पतले दुबले आदमी कोई दुनिया देखने को नहीं मिलती। खैर अब जब तुम नहीं मानती तो ना सही, लड़ो तलाक का मुकदमा। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। चलो अच्छा है, बला अपने आप सर से टली। आप सभी शांत हो जाए, जज साहब आ रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। तो आज का पहला मुकदमा है मालती वर्सेस महेश। मालती महेश को आवाज लगाना। मालती महेश हाजिर हो। हाजिर है योर ऑनर। क्या केस है? योर ऑनर, मेरी मुवक्किल मिसेस मालती अपने पति इस महेश से तलाक करना चाहती है। आप कहिए, जो कुछ भी कहेंगी धर्म से सच सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ ना कहेंगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो आपका नाम? मालती। आपकी उम्र? जी 20 साल कुछ महीने। 20 साल? ये कैसे हो सकता है? आप 20 साल से ज्यादा लगती है। देखिए आपने शपथ की है कि जो कहेंगी सच सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ ना कहेंगी। जी मैं सच कह रही हूँ। 20 साल और बस कुछ महीने। देखिए आप अदालत का वक्त ज़ाया मत कीजिए। आप 1 मिनट में अपनी सही उम्र बताइए। जी मैं जिस रात को 30 साल से छुपाती चली आ रही हूँ उसे 1 मिनट में कैसे बता? 30 साल, समझा? तो आप तलाक लेना चाहती हैं? जी हाँ जज साहब, आप मुझे जल्दी से तलाक दे दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बदतमीजी है? मतलब मैं तुम्हें तलाक कैसे दे सकता हूँ? होश में बात कीजिए। क्षमा कीजिएगा जज साहब, मुझसे गलती हुई। दरअसल जज साहब मेरे साथ इतने जुल्म होते हैं कि पूछिए मत। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तो फौरन मैं इसको तलाक दे देते। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बदतमीजी है? मिसेस मालती, आपने ये क्या गजब कर दिया? जज साहब को मिस्टर महेश की पत्नी बना दिया। कोर्ट की तौहीन है ये। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। क्षमा कीजिएगा जज साहब, मुझे कोर्ट के कायदे कानूनों का तजुर्बा नहीं है क्योंकि ये मेरा पहला तलाक है ना। ठीक है। यस प्रोसीड फर्दर। हाँ तो मिसेस मालती, आप अपने पति मिस्टर महेश को तलाक देना चाहती है? जी हाँ। क्यों देना चाहती है? क्योंकि वो दूसरी लड़की से प्यार करते हैं। आपको कैसे मालूम? क्योंकि वो अक्सर ख्वाबों में बड़बड़ाया करते हैं, राधा मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। सरला तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मधु हमारा प्यार अमर है। योर
अभी आप डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ तो मिसेस मालती आप क्या कह रही थी? जी मैं ये कह रही थी कि मुझे खर्चा नहीं देते, मैं जो भी चीजें खरीदती हूँ उसका बिल तक नहीं चुकाते, और तो और जज साहब इतना ज्यादा खाते हैं, इतना ज्यादा खाते हैं कि मुझे भूखे रहना पड़ता है। क्या और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ वकील साहब, जब भी कभी हमें बस से आना या जाना होता है तब ये मेरा साथ सिर्फ बस के आने तक ही देते हैं। बस के आते ही मुझे वहाँ अकेला छोड़कर खुद बस में बैठकर चले जाते हैं। क्या और कोई कारण है? जी हाँ वकील साहब, एक और कारण है। पिछली बार जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी तब ये दिल्ली चले गए थे, और दिल्ली जाकर मेरी माँ को तारीफों भरे खत लिखे, पर मुझे एक भी खत नहीं लिखा। क्या ये मेरा अपमान नहीं हुआ जज साहब? देखिए शांत हो जाइए, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप और कुछ कहना चाहेंगे आप? प्लीज आप रोइए मत। जी अब और कुछ कहने को बाकी क्या रह गया जज साहब? प्लीज आप रोइए मत। ऑर्डर ऑर्डर। मेरा मतलब वकील साहब। देखिए शांत हो जाइए। That's all your honor. महेश से जरा की जाए। आप कहिए, जो कुछ कहेंगे धर्म से सच सच कहेंगे। जो कुछ भी कहूंगा धर्म से सच सच कहूंगा। हाँ तो मिस्टर महेश, आपकी पत्नी ने आपके जो भी आरोप लगाया है क्या वो सही है? सब सारे झूठ है, क्योंकि मेरी श्रीमती जी कभी सच नहीं बोलती। अच्छा तो मतलब आप अपनी सफाई पेश करेंगे? जरूर। आपकी पत्नी का पहला आरोप है कि आप बहुत सी लड़कियों से प्यार करते हैं। इस विषय में इनका ये कहना है कि आप अक्सर ख्वाबों में बड़बड़ाया करते हैं और कहते हैं राधा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सड़ा तुम मुझे कितना प्यार करती हो, मधु हमारा प्यार हमारा है, और बिना जाने क्या क्या। जी हाँ वकील साहब, मैं ऐसा कहता हूँ, लेकिन सोते में नहीं, जागते में। क्या मतलब? मतलब ये वकील साहब कि मेरी श्रीमती जी का कहना है कि दुनिया में मैं ही हूँ जिसने तुमसे शादी कर ली, वरना जिंदगी भर तो तुम कुंवारे रहते। अरे कोई लड़की शादी तो दूर तुमसे बात तक नहीं करती। फिर क्या, बस श्रीमती जी की इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए अक्सर नींदों का बहाना बना के बड़बड़ा लिया करता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा तो मिस्टर महेश, आपकी पत्नी का अगला आरोप है कि आप इन्हें किसी भी तरह का कोई खर्चा भी नहीं देते। ये झूठ है। असलियत तो यह है कि मुझे मेरा ही खर्च नहीं मिलता। क्या मतलब है मिस्टर महेश? मतलब ये वकील साहब कि 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ, जिसमें से 5,000 रुपये तो श्रीमती जी पे खर्च हो जाते हैं और 500 रुपये प्यारी कुतिया रानी पर, बचे कुचे घर के सामानों में और मकान का किराया चल